गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हम इस वीडियो में हम ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम के सेंटेंसेस, हमने यहाँ एडवर्ब क्लॉज लिखा हुआ है, कंबाइन द सेंटेंसेस टू मेक एन एडवर्ब क्लॉज। लेकिन हम यहाँ पर क्या है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम के रिलेटेड कंजंक्शन सी यूज़ करके एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम के सेंटेंसेस कैसे कंबाइन किया जाता है, कुछ एक्सरसाइज के द्वारा हम इन चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे और सीखेंगे कि किस समय किस टाइम कंजंक्शन का प्रयोग किया जाता है और उसे कैसे पहचाना जाता है। तो सबसे पहले लिखते हैं हम पहला एग्जाम्पल। यहाँ जैसे मैंने ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ, जैसे इसमें लिखा हुआ है ही heard the noise। सेकेंड सेंटेंस है he came out। he came out of his room। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि ये दो सेंटेंसेस हैं जिनमें एक लिखा हुआ है कि he heard the noise, he came out। उसने आवाज़ सुनी, वो अपने कमरे से बाहर आया। तो यहाँ आवाज़ सुनना और बाहर आना, इन दोनों के बीच ये दो वाक्य हैं, ये दो एक्शंस के बीच टाइम का रिलेशन है। जब हम देखते हैं कि वहाँ टाइम का रिलेशन हो तो हम टाइम कंजंक्शंस का प्रयोग करेंगे। चूँकि एक्शंस है तो नो डाउट कि यहाँ कोई नाउन नहीं है, एडजेक्टिव मतलब टाइम रिलेटेड नाउन नहीं है जिसको डिफाइन कर रहा हो, नहीं तो एडजेक्टिव क्लॉज भी बन सकता था। लेकिन यहाँ दो एक्शंस हैं, हर्ड और केम आउट। इन दोनों को जब अपन इनके बीच हम रिलेशन उठाएंगे तो नो डाउट कि एक्शन को डिफाइन या मॉडिफाई करने वाले जो फ्रेज होते हैं या हमारे क्लॉज होते हैं वो क्या है, एडवर्ब में आते हैं। तो यहाँ हम जब कंबाइन करेंगे तो हम कैसे कंबाइन करेंगे, हम ऐसा लिख सकते हैं इनको, when he heard the noise he came out of his room। जब उसने आवाज़ सुनी तो वो अपने रूम से बाहर आया। अब ऐसा भी हो सकता है जब दोस्त क्या है, जब दो सेंटेंसेस मान लो ये दोनों एक्शंस आपस में एक के बाद एक मतलब बिना टाइम इंटरवल के तुरंत होती हैं, ज्यों ही त्यों ही के अर्थ में होती हैं, तो फिर हम इसको ऐसे भी ज्वाइन कर सकते थे कि एज ही heard the noise he came out। इस तरह से हम he came out of his room, इस तरह भी हम इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और इनमें एडवर्ब क्लॉज में क्या है कि हम यहाँ हमने चूँकि ये जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज उसको पहले लिया, हम इस मेन क्लॉज को पहले लेके यहाँ पे लिख देते तो इस कॉमा की ज़रूरत हमें नहीं होती। हम ऐसे भी लिख सकते थे he came out of his room when he heard the noise। अब कई वक्त इसको हम ऐसे भी ज्वाइन कर सकते हैं, as soon as he heard the noise he came out of his room। अब एक तरह होता है कि हम as soon as को जो ही उसने आवाज़ सुनी वो बाहर शोर शराबा सुना और वो बाहर अपने कमरे से बाहर आ गया।
और इसको पलटा के ऐसे में ही केम आउट ऑफ हिज रूम एज सून एज ही हर्ड द नॉइज, लेकिन हम सामान्यतः एज सून एज को आगे ही रखते हैं। अब मान लीजिए हमारे एग्जाम में कभी कभी एज सून एज का वाक्य दे देते हैं, एज का दे देते हैं और कहते हैं कि नो सूनर देन का यूज़ करिए। तो नो सूनर देन का स्ट्रक्चर थोड़ा एम्फेसाइज्ड होता है, एम्फेटिक होता है, तो उस चीज़ को हमें यहाँ देखना है कि हम जब नो सूनर देन का यूज़ करेंगे तो एज सून एज वाला जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है, चाहे वो पीछे हो, पहले हो या बाद में, एज सून एज वाला जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है उसमें उसको आगे लेना होगा। तो मतलब यहाँ पे हमें नो सूनर अब इसके बाद चूँकि हमने बोला था कि ये थोड़ा एम्फेसाइज्ड फॉर्म होता है, तो इसमें हमें ये देखना है कि यहाँ कौन सा टेंस है, कौन सी वर्ब है यहाँ पे। तो यहाँ वर्ब हर्ड है, मेन वर्ब है, मतलब सब जो हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो ये सिंपल पास्ट टेंस होता है और सिंपल पास्ट टेंस में जो हमारा वर्ब यूज करते हो वो है डिड, मीनिंग हेल्पिंग वर्ब। तो डिड, अब हम इसको ऐसे लिखेंगे नो सूनर डिड ही हियर द नॉइज। अब नो सूनर के साथ लगता है देन, जो हमने पिछली क्लास में वीडियो में इस चीज को बताया था। नो सूनर डिड ही हर्ड द नॉइज देन he came out of his room, came out of his room। अब इसके बाद अब नो सूनर डिड ही हियर द नॉइज देन ही केम आउट ऑफ हिज रूम, हमने ये बता दिया है। इसके बाद कि यहाँ पे एम्फेसाइज्ड फॉर्म होता है, इसलिए डिड हमने यहाँ प्रयोग किया है। और डिड हुआ तो रिलेटेड वर्ब डू डज डिड होने पे जो संबंधित वर्ब है, जो मुख्य क्रिया होती है, वो फर्स्ट फॉर्म में या रूट फॉर्म में वापस आ जाती है। सो यहाँ पे हमारी इस वर्ब को हमने रूट फॉर्म में रख दिया है। अब अगर यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाता कि he had heard the noise, मान लीजिए ये सेंटेंस उनने ऐसा लिखा होगा he had heard the noise, ये पास्ट परफेक्ट में है। और सेकंड ये लिख देते he came out of his room, came out of his room। इसका मतलब ये है कि आवाज सुनने के तुरंत बाद, तुरंत न होके थोड़ा अंतराल के साथ अगली क्रिया हुई। तो ऐसे में हम आगे और यहाँ पे हार्डली, और ये तो हम कर ही सकते हैं, मतलब पास्ट परफेक्ट के साथ फार्मूला रहेगा, जो पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है वो पास्ट परफेक्ट में ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर हम एक और हार्डली वैन का भी फिर उपयोग कर सकते हैं। हार्डली he had heard the noise when he came out of his room, when he came out of his room। तो यहाँ हार्डली वैन, हार्डली यहाँ नो सूनर के साथ क्या था, देन था, हार्डली के साथ वैन, और हार्डली की जगह स्कैर्सली का भी प्रयोग किया जाता है और बेयरली का भी प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ पे कुछ सिचुएशंस को देखते हुए ये स्टेप्स उठाए जाते हैं, उनके मीनिंग को ध्यान में रखते हुए ये, लेकिन सबके साथ ये वैन वाला, यहाँ पे स्कैर्सली के साथ भी वैन आएगा और बेयरली के साथ भी वैन आएगा। और एक चीज़ और होती है लेटर देन, लेटर के साथ भी जैसे नो सूनर के साथ देन लगता है, वैसे ही लेटर के साथ भी देन लगता है। और कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं he had hardly heard the noise when he came out of his room, वो भी चलेगा। ये थोड़ा एम्फेसाइज्ड फॉर्म है, एम्फेटिक फॉर्म है, और वो नॉन एम्फेटिक फॉर्म हो जाएगा।
तो इस तरह से हमारे ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हमारे बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं जहाँ हार्डली है और यहाँ देन दे देते हैं या कोई और कंजंक्शन लगा देते हैं। तो ये आपके चेक किया जाता है कि आपको सेंटेंस फ्रेमिंग, सेंटेंस स्ट्रक्चर्स पता है, कंजंक्शन और रिलेटिव कंजंक्शन की कितनी जानकारी है। तो इसलिए हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो इस तरह हमने इन सेंटेंसेस के जरिए व्हेन के जरिए एज सून एज, नो सूनर देन, हार्डली व्हेन, स्कैर्सली व्हेन, नो सूनर और बेयरली व्हेन आदि के प्रयोग के बारे में समझा। अब हम आगे चलते हैं और आगे चलकर हम अदर कंजंक्शंस के बारे में चर्चा करते हैं। तो अब हम अदर कंजंक्शंस को कैसे पहचानेंगे, किस तरह से उसको हम देखते हैं। यहाँ इसके बाद जो हमारे अदर कंजंक्शंस और है टाइम रिलेटेड उनके बारे में समझ लें। और एक बात ध्यान रखें कि स्कैर्सली ये जो अभी हमने एज सून एज और नो सूनर हार्डली व्हेन का देखा, एज ये क्या है, जो एम्फेसाइज फॉर्म होते हैं उसमें जब हम बोलते हैं ज्यों ही त्यों ही, और जब नो सूनर का यूज कर रहे थे कि नो सूनर डिड ही हियर, तो मतलब उसने आवाज सुनी नहीं की, ये हो गया एम्फेसाइज्ड फॉर्म, सुनी नहीं की, हमने थोड़ा जोर से वजन दे के उसको बोला, वो आपका एम्फेटिक फॉर्म था। इसी तरह वो आपको जब हार्डली आप बोलते हैं, हार्डली ही हैड हर्ड द नॉइज, उसने आवाज सुनी नहीं की, सुनी नहीं थी की, सुनी नहीं थी की, इस तरह से उसका हम मीनिंग होता है, वो एम्फेसाइज है। लेकिन ही हैड हार्डली बोल देते, मतलब ये है कि उसने आवाज़ सुनी नहीं कि वो बाहर आ गया, कमरे से बाहर आ गया, ये मीनिंग होता है। लेकिन सुनी नहीं की ये एम्फेसाइज्ड फॉर्म हो जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट इसमें देखते हैं अगला, दे मूव, they had got orders, या अपन यहाँ लिखते हैं मूवमेंट ऑर्डर्स, मूवमेंट ऑर्डर्स। सो दे मूव, ये दोनों एक पास्ट सिंपल में और एक पास्ट परफेक्ट में। अब यहाँ पे हम एज सून एज या नो सूनर की जो अपन ने किया था उस सेंस में भी इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि यदि दोनों चीज़ें मिली और तुरंत हमने चल दिया, मतलब मूवमेंट ऑर्डर मिला और तुरंत मूव कर गए, चले गए, तो उस सेंस में हम एज सून एज, नो सूनर देन और हार्डली व्हेन, स्कैर्सली व्हेन का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन भाई मूवमेंट ऑर्डर लिया, फिर आराम से अपने क्या है वो तैयार होकर गए। अगर ऐसे नॉर्मल कंडीशन है तो दे मूव्ड आफ्टर दे हैड गॉट मूवमेंट ऑर्डर्स। अब यहाँ क्या है कि थोड़े सोच का फर्क होता है। यहाँ अगर अपने ऐसा लिख रहे हैं कि दे मूव्ड आफ्टर दे हैड गॉट द मूवमेंट ऑर्डर्स, जब उन्हें मूवमेंट ऑर्डर्स मिला तब वो गए, मतलब वो जाने को तैयार नहीं थे, मूवमेंट ऑर्डर मिलने पर उनकी व्यवस्था हुई, उन्हें जाना पड़ा, ये भी अर्थ हो सकता है। लेकिन हम जब नो सूनर देन और उसका कहते हैं या हार्डली व्हेन का, तो उसका मीनिंग ये होता है कि मिला नहीं कि तुरंत, मतलब वो तो इच्छुक थे कब मिल जाए, मतलब उनको परमिशन नहीं मिल रही थी विदाउट मूवमेंट ऑर्डर, ठीक है। लेकिन जैसे ही मूवमेंट ऑर्डर मिला उनकी परमिशन हो गई और तुरंत वो विलिंग थे जाने के, तो तुरंत चले गए। तो वैसी स्थिति में वो नो सूनर और हार्डली व्हेन, स्कैर्सली व्हेन का आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ी क्या है, हम तभी जाएंगे जब मिलेगा, अब मिल गया तो अपने जाने की इच्छा नहीं थी, तो मतलब इसमें समय का अंतराल है। तो ऐसे में हम आफ्टर दे हैड गॉट, ये आफ्टर
किसके पास्ट परफेक्ट जो सेंटेंस होता है उसके पहले कंजंक्शन के रूप में इस्तेमाल करता है। और इसको अपन ऐसे भी ले सकते थे कि दे हैड गॉट मूवमेंट ऑर्डर्स। उल्टा पलटा के ऐसे भी लिख सकते हैं मूवमेंट ऑर्डर्स बिफोर दे मूव। तो बिफोर का यूज क्या है, हमने सिंपल पास्ट के साथ सिंपल टेंस के पहले किया, और आफ्टर का प्रयोग क्या है, परफेक्ट टेंस के पहले किया। तो हमें ये बिफोर और आफ्टर के समय भी ये ध्यान रखना है। यहाँ हम व्हेन का भी प्रयोग कर सकते हैं। दे मूव व्हेन दे हैड गॉट द मूवमेंट ऑर्डर्स। दे